कहने को तो उद्धव ठाकरे अजीत पवार और अशोक चौहान को साथ लेकर पीएम मोदी से मिलने गए, लेकिन घंटे भर की मुलाकात के बीच उद्धव ठाकरे ने 10 मिनट पीएम मोदी के साथ अकेले में बिताया। इन 10 मिनटों में क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसका असर ये हुआ कि उद्धव ठाकरे के सुर बदल गए और शिवसेना के ताल। उद्धव ठाकरे दिल्ली आए और सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी तक नहीं लगाई। इस बात को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मची है। दशकों तक बीजेपी के साथ रहने वाली शिवसेना ने गठबंधन तोड़कर एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ सूबे में सरकार बनाई। ये अलग बात है कि इसके बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच तमाम मसलों पर सियासी तीर चलते रहे। इस बीच उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने तक की नौबत आ गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महज 10 मिनट की सीएम उद्धव ठाकरे की निजी मुलाकात के बाद सारे समीकरण अब बदलते नजर आ रहे हैं। कम से कम शिवसेना के मुखपत्र सामना के तेवरों से तो यही लग रहा है। वैसे भी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद कयास लगने शुरू हो गए थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक बयान भी दिया था कि पीएम से उनके निजी रिश्ते भी हैं। हालांकि सामना देख समझ पाना मुश्किल है कि पीएम सीएम के बीच 10 मिनट की मुलाकात में ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना के सुर ही बदल गए। पार्टी के मुखपत्र सामना की संपादकीय में इसके साफ संकेत मिले हैं। सामना ने लिखा कि सत्ता में एक साथ नहीं है, इसका मतलब रिश्ता टूट गया, ऐसा नहीं होता। सामना ने आगे लिखा कि राजनीतिक मतभेद होने का मतलब व्यक्तिगत रिश्ते कमजोर हो गए, ऐसा नहीं होता है, तथा व्यक्तिगत रिश्तों नातों में सिर्फ सत्ता ही रिश्ते की डोर नहीं होती है। शिवसेना ने हमेशा इन रिश्तों को संभाला है। नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरे की मुलाकात जिस तरह से राज्य शिष्टाचार का हिस्सा थी, उसी तरह व्यक्तिगत रिश्तों की भी। इसलिए दिल्ली की इस भेंट पर इसके आगे लंबे समय तक चर्चा की धूल उड़ती रहेगी। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा राजनीति के लिए नहीं था। जिन्हें मुलाकात में राजनीति दिखती है वे धन्य होंगे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की मुलाकात से केंद्र से जुड़ी महाराष्ट्र की समस्याएं हल हों। सामना ने ये भी लिखा कि महाराष्ट्र आरक्षण पर सकारात्मक फैसला हो। ये कहने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अचानक दिल्ली पहुंचे, अजीत पवार और अशोक चौहान को साथ ले आए। महाराष्ट्र के इन प्रमुख नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 1.25 घंटे तक सकारात्मक बातचीत हुई। सामना ने आगे लिखा कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर संभाजी राजे ने आंदोलन किया तो उस आंदोलन में हम हिस्सा लेंगे। बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसी घोषणा कर दी, इसलिए इस प्रकरण से राजनीति गर्म हो गई। सच्चाई ये है कि आरक्षण के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार केंद्र को ही है, इसलिए आगे की लड़ाई दिल्ली में ही लड़नी होगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस क्या छोड़ी, पार्टी में एक बार फिर बागियों की आवाज बुलंद हो गई। कांग्रेस में नाराज नेताओं की लंबी लाइन है। पार्टी से खास तौर से वे नेता नाराज हैं जो कभी राहुल गांधी के खास माने जाते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद मिलिंद देवड़ा ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मिलिंद देवड़ा ने गुजरात सरकार के कामकाज की तारीफ कर कांग्रेस की चिंता को और बढ़ा दिया है। असल में कोरोना महामारी की वजह से पिछले 1 साल से गुजरात में होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स, वाटर पार्क्स बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आर्थिक नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनका पिछले 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली बिल माफ करने का फैसला किया। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह खबर शेयर करते हुए गुजरात सरकार की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि दूसरे राज्यों के अनुकरण के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। यदि हम भारत के आतिथ्य क्षेत्र में और नौकरियों के नुकसान को रोकना चाहते हैं तो सभी राज्यों को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी ओर मिलिंद देवड़ा ने अपने पूर्व सहयोगी जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने पर भी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मेरा मानना है कांग्रेस को अपनी पुरानी स्थिति पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। देश की बड़ी पार्टी के तौर पर वह ये कर सकती है और करना ही चाहिए। हमारे पास अभी भी ऐसे नेता हैं जिन्हें अगर सशक्त किया जाए तो और बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वे नतीजे दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि काश मेरे कई मित्रों, सम्मानित साथियों और मूल्यवान सहयोगियों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा होता। मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट कभी कांग्रेस की युवा ब्रिगेड माने जाते थे। उन्होंने केंद्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी काम किया था। सिंधिया और प्रसाद अब बीजेपी में हैं, जबकि पायलट और देवड़ा पार्टी में कुछ मुद्दों पर परेशान हैं और बार बार सुधार की मांग करते हैं। जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व और संगठनात्मक चुनाव की मांग को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात कांग्रेस की सबसे कमजोर नस है। अगले साल के अंत में गुजरात के विधानसभा चुनाव होने हैं।
लेकिन 2.5 दशक से सत्ता से बाहर कांग्रेस की हालत जस की तस बनी हुई है। बावजूद इसके कांग्रेस के पास गुजरात में न तो कोई प्रभारी है, न ही प्रदेश अध्यक्ष। महानगर पालिका, जिला पंचायत, नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से प्रदेश संगठन में बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। गुजरात कांग्रेस प्रभारी राजीव सातव के कोरोना की वजह से हुए निधन के बाद पार्टी उभर भी नहीं पाई है। प्रदेश की कमान किसी के पास और न ही कोई प्रभारी बनाया गया। ऐसे में कांग्रेस कैसे मिशन 2022 को फतेह कर पाएगी? गुजरात निकाय चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस्तीफा दे दिया था, जिससे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकार भी किया था। कांग्रेस अध्यक्ष के पद खाली हुए 3 महीने हो गए हैं। राजीव सातव के कोरोना से निधन हुए 1 महीना हो रहा है, लेकिन अभी तक हाईकमान ने न तो पार्टी अध्यक्ष की तलाश की और न ही किसी को प्रभारी ही नियुक्त किया गया। गुजरात में कांग्रेस के प्रभारी के साथ पार्टी आलाकमान को नए अध्यक्ष की भी तलाश करनी है। 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व में पिछले काफी समय से संगठन और सरकार एक्शन में है। बिना नेतृत्व के कांग्रेस अपने नेताओं की गुटबाजी और खींचतान में उलझी हुई है, जिसके चलते नेता से लेकर कार्यकर्ता तक असमंजस में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि किस समुदाय पर दांव खेलें। गुजरात की सियासत में ओबीसी, पाटीदार और आदिवासी समुदाय अहम भूमिका में हैं। ऐसे में शनिवार को भारत सोलंकी, पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर, विधायक गेनीबेन ठाकुर, चंदन ठाकुर सहित करीब 1 दर्जन से अधिक ओबीसी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी को बनाए जाने की मांग उठी। हालांकि पिछले चुनाव में भी भरत सिंह सोलंकी के हाथ में पार्टी की कमान रही थी। गुजरात कांग्रेस प्रभारी एवं सांसद राजीव सातव के कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद उनके निधन से पार्टी अभी उबर न पाई है। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुख्य लड़ाई में लाने के पीछे अशोक गहलोत की अहम भूमिका रही थी। गहलोत ने गुजरात के तमाम समुदाय के लोगों को साधने के साथ साथ राहुल गांधी का कैंपेन प्लान बनाया था। इसका पार्टी को जबरदस्त फायदा मिला था। कांग्रेस को इस बार भी ऐसे ही प्रभारी की तलाश है। ऐसे में गुजरात के प्रभारी के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के प्रभारी रह चुके अविनाश पांडे को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि अविनाश पांडे संगठन के आदमी माने जाते हैं और 2018 में राजस्थान में पार्टी को जिताने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा उनको अशोक गहलोत का करीबी भी माना जाता है और वह राहुल के भरोसेमंद भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद शक्ति सिंह गोहिल का नाम भी लिया जा रहा है। भरत सोलंकी यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली। इसी के साथ जितिन प्रसाद कांग्रेस की असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 के पहले नेता बन गए हैं, जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। यह वही 23 नेताओं का गुट था जिसने पिछले साल पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के हर स्तर पर बदलाव की मांग की थी। हालांकि कांग्रेस ने अब तक इन मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इस बीच राजस्थान में भी सचिन पायलट कैंप की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। जितिन प्रसाद के इस्तीफे को लेकर ऐसे तो किसी कांग्रेस नेता ने खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन दबी जुबान में प्रसाद के इस्तीफे के चर्चे जारी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से लेकर यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तो साफ कह चुके हैं कि जितिन प्रसाद का कांग्रेस से जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन्होंने विचारधारा से समझौता कर लिया। दूसरी तरफ G23 के एक और नेता ने कहा कि अगर पार्टी मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी तो लोग छोड़कर जाएंगे ही। मतलब संकेत साफ है कि कांग्रेस को आगे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक और कांग्रेस नेता ने निजी तौर पर यह माना कि जितिन प्रसाद का इस्तीफा कांग्रेस के लिए गलत संदेश हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूरे देश का मूड धीरे धीरे भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहा है, उस समय भी अगर कांग्रेस नेता पार्टी में कोई उम्मीद नहीं देख रहे तो क्या कहा जा सकता है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए जागने वाली चेतावनी है, क्योंकि आखिर मुर्दों को कैसे जगाया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मिस्टर गांधी पार्टी में बिना कोई पोस्ट लिए ही अध्यक्ष की तरह बर्ताव करते हैं और मैडम गांधी पद पर होने के बावजूद अध्यक्ष की तरह बर्ताव नहीं करती। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। एक और वरिष्ठ नेता ने कहा कि G23 की ओर से उठाए गए मुद्दों पर जितिन प्रसाद पलट गए थे। इसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी मिली। ऐसा माना जाने लगा था कि वे फिर से कांग्रेस को अच्छी छवि दिलाने वाले नेताओं में शामिल हो जाएंगे और राहुल और प्रियंका ने उन्हें जीत लिया। पश्चिम बंगाल में
कांग्रेस प्रमुख की भूमिका निभा रहे अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सच तो यह है कि जितिन प्रसाद हर दिन की राजनीतिक गतिविधियों को पूरा करने में ही बचने लगे थे। वे कोरोना वायरस से ज्यादा डरे थे। चौधरी ने कहा कि उनके और प्रसाद के संबंध काफी अच्छे थे और उनकी नाखुशी को लेकर कोई संकेत नहीं थे। कहा जा रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह छेड़ने के बाद पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था, लेकिन उस पैनल की तरफ से अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि पायलट का गुस्सा इस बात से और भड़का है कि जहां उनकी सुनवाई नहीं हुई, वहां पंजाब पर एक पैनल बिठाने के साथ 5 दिन उनकी मैराथन बैठक भी हो चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी दिल्ली तलब किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। असम की गद्दी संभालने के 30 दिन पूरे होने पर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने अल्पसंख्यकों को साफ संदेश दिया। हिमंत ने अल्पसंख्यकों से कहा कि गरीबी तभी दूर हो पाएगी जब वे आबादी पर कंट्रोल करेंगे। इतना ही नहीं, सीएम हिमंत ने यह भी साफ शब्दों में कह दिया कि उनकी सरकार मंदिर, सतरा और वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने देगी। बतौर मुख्यमंत्री 30 दिन पूरे होने पर शर्मा ने अल्पसंख्यक समुदाय से अपील करते हुए कहा कि वे जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन की नीति को अपनाएं। उन्होंने कहा कि गरीबी का मुख्य कारण लगातार आबादी बढ़ना है, लिहाजा समुदाय के सभी प्रतिनिधियों को आगे आकर इस दिशा में सरकार का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की सुरक्षा और उनके लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार को भी जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए अल्पसंख्यकों का पूरा सहयोग चाहिए, क्योंकि इसी के कारण गरीबी और अशिक्षा की समस्या उत्पन्न हुई है। इसके पीछे एक ही कारण है, फैमिली प्लानिंग की कमी। शर्मा ने यह भी कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक महिलाओं को शिक्षित करने का भी काम करेगी, जिससे समस्याओं का हल प्रभावी तरीके से निकाला जा सके। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों से कहा कि वे जनसंख्या नियंत्रण के मामले में अपने लोगों को जागरूक करने का कार्य करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी हालत में मंदिरों, सतरा और जंगल की जमीन पर कोई अतिक्रमण स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों ने भूमि अतिक्रमण नहीं किए जाने का भरोसा दिलाया है। 17 ऐसे धार्मिक केंद्र होते हैं जहां बड़ी संख्या में ब्रह्मचारी और गैर ब्रह्मचारी भक्त और श्रद्धालु निवास करते हैं। इन सत्रों के पास विशाल भूमि होती है, जिसके कारण इनकी भूमि के अतिक्रमण की आशंका भी बनी रहती है। असम के ये 17 वैष्णव समुदाय से जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालते ही शर्मा ने गौ रक्षा का समर्थन करते हुए साफ कर दिया था कि जहां हिंदू रहते हैं और गौवंश की पूजा करते हैं, वहां किसी भी हालत में गौ हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार सरकारी भूमि, मंदिर और सतरा की भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया। इसके बाद से कार्रवाई करते हुए प्रशासन लगभग 400 बीघा जमीन अतिक्रमण से मुक्त करा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।